नमस्कार, चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी हींग वाला। लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। हमेशा की तरह उसकी आवाज सुनाई दी, अम्मा हींग लोगी। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मौलसिरी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतर बरामदे से 9-10 वर्ष के एक बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना, जाओ। पर खान भला क्यों जाने लगा, जरा आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो। अम्मा हम अपने देश जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन हुए नहीं, तुमसे ही तो ली थी। वह उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हमको तुम्हारे हाथ की बोहनी लगती है, एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। सावित्री बोली, पर हींग लेकर करूंगी क्या, ढेर सी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी, हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तोलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे नाराज हुए, सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न देकर हींग की पुड़िया ले ली। पूछा, कितने पैसे हुए खान? 35 पैसे अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लाकर खान को दे दिया। खान सलाम करके चला गया, पर बच्चों को माँ की यह बात अच्छी न लगी। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही 35 पैसे दे दिए, हींग की कुछ जरूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, 35 पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए न रहेंगे। लड़की जिसकी उम्र 8 साल की थी बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसा न मांगो, वह तुम्हें न देगी, उनका बेटा वही खान है। सावित्री को बच्चों की बात पर हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खा लो। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने पैसे के बदले में हींग दी है, तुम क्या दोगे? छोटा बोला, मिट्टी देंगे। सावित्री हंस पड़ी, अच्छा चलो पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तुड़वा कर तीनों को पैसे दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगाया, तीनों में बराबर पैसे कैसे बटें। छोटा कुछ पैसे कम लेने की बात पर बिगड़ पड़ा, कभी नहीं, मैं कम पैसे नहीं लूंगा। दोनों में मारपीट हो चुकी होती यदि मुन्नी थोड़े कम पैसे स्वयं लेना स्वीकार ना कर लेती। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इस बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में खासी मारपीट हो गई थी। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्रायः आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलसिरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है, हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला, अपने देश गया था अम्मा, परसों ही तो लौटा हूँ। सावित्री ने कहा, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हो गया है। खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री बोली, खान तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है? जो मुझे होता
और इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटाक हींग तोलकर सावित्री को दे दी। रेजगारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी। खान ने कहा कि वह पैसा फिर आकर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वह चला गया। इस बार लोग दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को मां काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफी प्रबंध था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से भीरू थी। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का न जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे ना माने सो ना माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखा कर लिए आता हूँ। लाचार होकर सावित्री को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद की कि दिन रहते ही वह बच्चों को लेकर लौट आए। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल गया, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर बच्चे न लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर आई, पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी बोला, दंगा हो गया जी, बड़ा भारी दंगा। सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी कुछ लोग तेजी से आते हुए दिखे। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन्होंने भी कहा, दंगा हो गया है, अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक से कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं, 1 लड़की, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चे को पहचानते हैं माँ जी? यह कहकर वह चला गया। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला कोई मेरे बच्चों को खोजे भी कैसे? पर अब वह भी करे तो क्या करे? उसे रह रह कर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। सावित्री पागल सी हो गई। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौट कर न आए। सावित्री हताश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे वही चिरपरिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ साकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। बच्चे दौड़कर मां से लिपट गए। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी घर। हमारा लड़का निकम्मा है, श्री कपूर अपनी पत्नी से कह रहे थे, लेकिन इसका भी ध्यान रख रहे थे कि लड़का सुन न ले। वे बोले, न जाने वह बड़ा होकर क्या करेगा, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता। सूरज के पिताजी व्यापारिक यात्रा से लौटे थे और अपने बेटे की स्कूल रिपोर्ट पहली बार देख रहे थे। रिपोर्ट में लिखा था, क्रिकेट में अच्छा, पढ़ाई में कमजोर, कक्षा में मन नहीं लगाता। सूरज की मां शांत स्वभाव की संजीदा महिला थी। वो कुछ नहीं बोली। सूरज बिना कुछ बोले खिड़की पर खड़ा था। वह बाहर रिमझिम बौछारों को देख रहा था जो उद्यान में फुसफुसाती सी लहरा रही थी। उसकी काली आंखों में गुस्सा भरा था। घनी भवें तनी थी और वह बगावत की मूड में था। उसके पिताजी बोले जा रहे थे, अगर वह अच्छे नतीजे नहीं ला रहा तो उसकी पढ़ाई पर खर्च करने का क्या फायदा? वह घर आता है, 3 लड़कों के बराबर खाता है, पैसे लेता है और फिर दोस्तों के साथ बाहर आवारागर्दी करने चला जाता है। श्री कपूर कुछ देर चुप रहे, यह सोचकर कि सूरज कुछ जवाब देगा और फिर उन्हें डांटने डपटने का कारण मिल जाएगा। लेकिन सूरज को पता था कि उसकी खामोशी से पिताजी को और चिढ़ छूटेगी। वह अक्सर अपने पिताजी को चिढ़ते देख मजे लेता था। श्री कपूर आखिरकार बोले,
अब मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटा, अगर तुम नहीं सुधरते तो घर से चले जाओ। इस तरह सूरज से सीधे यह बात कहकर वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल गए। सूरज कुछ देर खिड़की पर खड़ा रहा, फिर मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर बारिश में निकल गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसकी माँ को उसे पुकारने का मन हुआ, लेकिन वह चुप ही रही और मुड़कर रसोई में चली गई। रिमझिम बारिश में खड़े हुए सूरज ने मुड़कर घर की ओर देखा। मैं उनके बिना रह सकता हूँ। अगर वो चाहते हैं कि मैं घर लौटूं, तो वो इसके लिए मुझे आकर मनाएं। उसने हाथ अपनी जेबों में डाले और सड़क पर चल पड़ा। उसे आजादी का एहसास हो रहा था। उसकी अंगुलियों ने एक परिचित करारी चीज को छुआ। यह 5 रुपए का नोट था। उसके पास बस इतने ही पैसे थे। उसने नोट को कसकर पकड़ लिया। वह इस पैसे से सिनेमा देखना चाहता था, लेकिन अब उसे कुछ ज्यादा जरूरी काम करने थे। उसे पक्का पता नहीं था कि ये जरूरी काम क्या होंगे, क्योंकि उस वक्त वह गुस्से में था और उसका दिमाग व्यवहारिक रूप से नहीं सोच रहा था। वह बारिश से बेखबर मैदान में पहुंच गया। जब वह मैदान में पहुंचा तो सूरज निकल आया। हालांकि अभी तक रिमझिम बारिश हो रही थी, लेकिन लगता था कि सूरज ने फिर से उसका जोश बढ़ा दिया। उसे अपने दोस्त रजनी की याद आई। उसने कोई काम न मिलने तक रजनी के घर रहने का फैसला किया। वह जानता था कि अगर कोई काम नहीं मिला तो वह ज्यादा समय तक घर से दूर नहीं रह सकेगा। उसने सोचा कि एक 13 साल के लड़के को क्या काम मिल सकता है। उसने घरों में अखबार डालने या बाजार में किसी छोटी सी चाय की दुकान में चाय लगाने की कल्पना नहीं की। इससे तो ग्राहक बनना कहीं बेहतर था। बारिश पूरी तरह थम गई। सूरज तेजी से मैदान पार कर एक एकांत सड़क पर चलता हुआ रजनी के घर पहुंच गया। गेट पर पहुंचकर उसका दिल बैठ गया। घर बंद था। सामने के दरवाजे पर ताला लगा था। सूरज ने घर के 3 चक्कर लगाए, लेकिन उसे कोई दरवाजा या खिड़की खुली नहीं मिली। उसने सोचा कि शायद परिवार सुबह कहीं गया होगा, पिकनिक पर या जन्मदिन मनाने। दोपहर के खाने के लिए तो वापस आ ही जाएंगे। उसका उत्साह फिर बढ़ने लगा। वह बाजार की तरफ सड़क पर लापरवाही से घूमने लगा। सूरज को बाजार बहुत अच्छा लगा। वहाँ अनेक तरह की ढेर सारी चीजें, बाजार की खुशबू और रंग के साथ साथ लाउड स्पीकर पर बजता संगीत उसे बहुत पसंद आया। धीरे धीरे चलता हुआ वह एक चाय पकौड़ा की दुकान पर पहुंचा। दुकान के भीतर से आ रही भूख बढ़ा देने वाली खुशबू से वह ललचा गया, लेकिन उसने फैसला किया कि वह खाना रजनी के घर खाएगा और पैसे को किसी और चीज पर खर्च करेगा। वह खिलौनों की दुकान पर ग्लास केस में रखे बड़े पीले रंग के योयो को पाने का लालच रोक नहीं पाया। वह विभिन्न रंगों के कांच के टुकड़ों से बना था और सूरज की रोशनी में जगमगा रहा था। सूरज ने पूछा, कितने का है? दुकानदार ने कहा, 2 रुपए का, लेकिन तुम्हारे जैसे नियमित ग्राहक को मैं 1 रुपए में ही दे दूंगा। सूरज ने सोचा, यह जरूर पुराना होगा। फिर भी उसने 1 रुपए में वह योयो खरीद लिया। उसने उसी वक्त उसे चलाना शुरू कर दिया। वह बाजार में योयो को अपनी तर्जनी उंगली से ऊपर नीचे झुलाता चला जा रहा था। जेब में रखे बाकी 4 नोटों पर अंगुलियां फेरते हुए उसे प्यास लगी। नल के पानी फेनिल पे से नहीं, बल्कि वनीला मिल्क शेक से ही उसकी प्यास बुझनी थी। उसने एक टेबल पर स्ट्रॉ से मिल्क शेक पिया। उसकी नजर दीवार घड़ी पर गई। करीब 1 बज रहा था। अब तक रजनी और उसका परिवार लौट आया होगा। सूरज कुर्सी से सरका और उसने ड्रिंक का पैसा दिया। अब उसके पास 2 रुपए बचे थे। वह मटर गश्ती करता हुआ बाजार की सड़क पर चला। उसके साथ चलने वाले योयों की आवाज उसे बड़ी तसल्ली दे रही थी। रजनी का घर अब भी बंद था। इसकी सूरज को उम्मीद नहीं थी। उसने शीघ्र ही घर के आसपास चक्कर लगाया, लेकिन उसमें पहले की तरह ताला लगा था।
दूसरा चक्कर लगाते समय उसे एक माली मिला जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा रही होगी। उसने पूछा, सब लोग कहाँ गए? माली ने सूरज को गौर से देखते हुए जवाब दिया, एक हफ्ते के लिए दिल्ली गए हैं। क्यों, क्या कोई खास बात है? सूरज ने उस बूढ़े माली को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने माली को बिना झिझक बता दिया, मैं घर से भागा हूँ, रजनी के यहाँ रहने आया था, अब जाने के लिए कोई जगह नहीं है। बूढ़े माली ने कुछ देर सोच विचार किया। उसके चेहरे पर अखरोट जैसी झुर्रियां थीं। उसके हाथ और पांव कठोर और फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें चमकदार और काफी कुछ जवानों जैसी थी। वह अंशकालिक माली था जो सड़क पर बने अनेक घरों में काम करता था। शहर के इस हिस्से में बड़े बगीचे नहीं थे। उसने कहा, घर वापस क्यों नहीं चले जाते? सूरज ने कहा, अभी जाना बहुत जल्दबाजी होगा, अभी तो मैं वास्तव में भागा ही नहीं हूँ। उन्हें पता तो चले कि मैं भाग गया हूँ, तब उन्हें दुख होगा। माली मुस्कुरा कर बोला, तुमने बेहतर योजना बनाई थी, क्या तुमने कुछ पैसे बचाए हैं? मेरे पास सुबह 5 रुपए थे, अब 2 रुपए बचे हैं। उसने योयो की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम इसे खरीदोगे? माली बोला, मुझे इसे चलाना नहीं आता। सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुम घर वापस चले जाओ, रजनी के लौटने का इंतजार करो और फिर घर से भागो। सूरज इस दिलचस्प सलाह पर गौर कर इस नतीजे पर पहुंचा कि बात में दम है, लेकिन उसने तुरंत फैसला नहीं किया। माता पिता को कुछ दुविधा में रखना अच्छा होगा। वह लौटकर मैदान के घास पर बैठ गया। बैठते ही उसे भूख लगने लगी। उसे इतनी तेज भूख पहले कभी नहीं लगी थी। तंदूरी चिकन और रस भरी चमकती मिठाइयों की तस्वीरें उसके सामने नाचने लगी। उसने सोचा कि क्या खिलौने बेचने वाला यह योयो वापस ले लेगा, शायद आधी कीमत में ले ले। लेकिन उसे जितनी खाने की जरूरत थी उतना ही योयो से लगाव भी। घर जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। उसे भरोसा था कि माँ तो अब तक परेशान हो ही गई होगी। पिताजी, उसे उम्मीद थी कि चिंता में बरामदे में चहलकदमी करते हुए बार बार घड़ी देख रहे होंगे। उनके लिए यह एक सबक होगा। वह इस तरह जाएगा मानो कि उन पर एहसान कर रहा हो। उसे पूरी उम्मीद थी कि उन्होंने उसका दोपहर का भोजन रख दिया होगा। सूरज बैठक के कमरे में गया और योयो को सोफे पर पटक दिया। श्री कपूर अपने पसंदीदा सोफे पर बैठे दफ्तर जाने से पहले अखबार पढ़ रहे थे। सूरज के कमरे में आने पर वो कुछ देर के लिए खड़े हुए और बोले, तुम देर से आए हो। इतना कहकर वो फिर अखबार पढ़ने लगे। सूरज रसोई में गया जहां माँ भी थी और खाना भी। वह उससे कुछ नहीं बोली, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उन्होंने पूछा, भूख लगी है? सूरज ने कहा, नहीं, और थाली लेकर खाने पर पिल पड़ा। जब वह बैठक के कमरे में लौटा तो पिताजी को योयो से खेलने की कोशिश करते देख आश्चर्य में पड़ गया। श्री कपूर ने पूछा, तुम इस घामड़ चीज को कैसे चलाते हो? सूरज ने जवाब नहीं दिया। वह पिताजी के अनाड़ीपन को देखकर खड़े खड़े मजा लेता रहा। आखिर वह खिलखिलाकर हंसे बिना नहीं रह सका। उसने कहा, बहुत आसान है, मैं करके दिखाता हूँ। उसने पिताजी से योयो ले लिया और चलाकर दिखाया। जब श्रीमती कपूर कमरे में आई तो बाजार के इस सस्ते खिलौने से खेलने में इतनी ज्यादा तल्लीन अपने पति और बेटे को देखकर उन्हें जरा भी ताजुब नहीं हुआ। वो इस तरह की बेतुकी बातों की आदी हो चुकी थी। पुरुष सचमुच कभी बड़े नहीं होते। श्री कपूर भूल ही गए कि उन्हें दफ्तर जाना है और सूरज भूल गया घर से भागने की बात। वे दोनों सुबह की कटुता भूल गए। यह बहुत पुरानी बात है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी परिवर्तन। ठाकुर खेत सिंह। इस नाम को सुनते ही लोगों के मुंह पर घृणा और प्रतिहिंसा के भाव जागृत हो जाते थे, किंतु उनके सामने किसी को उनके खिलाफ चूक करने की भी हिम्मत ना पड़ती। प्रत्यक्ष
या प्रत्यक्ष किसी भी रूप से कोई ठाकुर खेत सिंह के विरुद्ध एक तिनका ना हिला सकता था। खुले तौर पर उनके विरुद्ध कुछ भी कह देना कोई मामूली बात ना थी। दो चार शब्द कहकर कोई ठाकुर साहब का तो कुछ न बिगाड़ सकता, परंतु अपनी आपत अवश्य बुला लेता था। एक बार इस प्रकार ठाकुर साहब के किसी कृत्य पर अफसोस जाहिर करते हुए मैकू अहिर ने कहा कि हैं तो इतने बड़े आदमी, पर काम ऐसे करते हैं कि कमीना भी करते हुए लजाएगा। बस इतना कहना था कि बात नमक मिर्च लगकर ठाकुर साहब के पास पहुंच गई और बेचारे मैकू की सहमत आ गई। दूसरे दिन डेवढ़ी पर बुलाया गया। दरवाजा बंद करके भीतर ठाकुर साहब ने मैकू की खूब मरम्मत करवाई और साथ ही यह ताकीद भी कर दी गई कि यदि इसकी खबर जरा भी बाहर गई तो वह इस बार गोली का ही निशाना बनेगा। मैकू तो यह जरा का सा घूंट पी कर रह गया, किंतु मैकू की स्त्री सुखिया से न रहा गया। उसने 10-20 खरी खोटी बककर ही अपने दिल के फफोले फोड़े, किंतु यह तो असंभव था कि सुखिया 10-20 खरी खोटी सुना जाए और ठाकुर साहब को इसकी खबर न लगे। नतीजा यह हुआ कि उसी दिन रात को मैकू के झोपड़े में आग लग गई और उसकी गेहूं की लहलहाती हुई फसल घोड़ों से कुचलवा दी गई। दूसरे दिन बेचारे मैकू को बुरिया बिस्तर बांधना पड़ा और गांव छोड़कर चले जाना पड़ा। स्टेशन पर भी उनके गुर्गे लगे रहते, जो सदा इस बात की टो में रहते कि कोई सुंदर स्त्री यहाँ पर आ जाए तो वह किसी प्रकार बहका कर धोखा देकर ठाकुर साहब के जनान खाने में दाखिल कर दी जाए। इसके लिए उन्हें इनाम दिया जाता था। उड़ाया हुआ माल जिस कीमत का होता, इनाम भी उसी के अनुसार दिया जाता था। ठाकुर साहब के सब रिश्तेदार उनकी इन हरकतों से उनसे नाराज रहा करते थे। प्रायः उनके घर का आना जाना छोड़ सा दिया था, किंतु ठाकुर साहब अपनी वासना और धन के मत से इतने दीवाने हो रहे थे कि उनके घर कोई आवे चाहे ना आवे उन्हें जरा भी परवाह न थी। हेत सिंह ठाकुर साहब का चचेरा भाई था। छुटपन से ही वह ठाकुर साहब का आश्रित था। ठाकुर साहब हेत सिंह पर स्नेह भी सगे भाई की तरह रखते थे। वो बीए फाइनल का विद्यार्थी था, बड़ा ही नेक और सच्चरित युवक था। ठाकुर साहब के इन कृत्यों से हेत सिंह को हार्दिक घृणा थी। प्रजा पर ठाकुर साहब का अत्याचार उससे सहा न जाता था। एक दिन इसी प्रकार किसी बात से नाराज होकर उसने घर छोड़ दिया। कहाँ गया कुछ पता नहीं। ठाकुर साहब ने कुछ दिन तक तो उसकी खोज करवाई, फिर उन्हें इन व्यर्थ की बातों के लिए फुर्सत ही कहाँ थी। वे तो अपना जीवन सफल कर रहे थे। 1 वर्ष के बाद एक दिन फिर वो गांव में आया और उसी दिन ठाकुर साहब के यहाँ एक कुम्हार की नवविवाहिता सुंदर बहू उड़ा कर लाई गई थी। कुम्हार के घर हाय हाय मची हुई थी। उसी समय हेत सिंह उधर से निकले। उन्हें देखते ही कुम्हार ने उनसे अपना दुखड़ा रोया। हेत सिंह का क्रोध फिर ताजा हो गया। इसी प्रकार के एक किस्से से नाराज होकर हेत सिंह ने घर छोड़ा था। कहाँ तो वह भाई से मिलकर पिछली नाराजगी को दूर करने आए थे, कहाँ फिर वही किस्सा सामने आ गया। वही प्रतिहिंसा के भाव फिर से हृदय में जागृत हो उठे। घृणा और क्रोध से उनका चेहरा लाल हो गया। जेब में हाथ डालकर देखा रिवाल्वर भरा हुआ था। अब हेत सिंह घर पहुंचे। उस समय ठाकुर साहब अपने मुसाहिबों के साथ बैठे थे। हेत सिंह को देखते ही बड़े प्रसन्न होकर बोले, आओ भाई हेत सिंह, कहाँ थे अभी तक? बहुत दिनों में आए, बिना कुछ कहे सुने ही तुम कहाँ चले गए थे? हेत सिंह ने ठाकुर साहब के किसी बात का उत्तर नहीं दिया। वह तो अपने ही धुन में था। बोला, भैया क्या मन का कुमार की बहू घर में है? यदि है तो आप उसे वापस पहुंचा दीजिए। ठाकुर साहब की त्योरियां चढ़ गई। क्रोध को दबाते हुए वे बोले, हेत सिंह तुम कल के छोकरे हो, तुम्हें इन बातों में न पड़ना चाहिए। जाओ भीतर, हाथ मुंह धो और कुछ खाओ पियो। हेत सिंह ने तीव्र स्वर में कहा, पर मैं क्या कहता हूँ, मन का कुमार की बहू को आप वापस पहुंचा दीजिए। ठाकुर साहब बोले, मैंने एक बार तुम्हें समझा दिया कि तुम्हें मेरे निजी मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं पूछता हूं कि आप उसे वापस पहुंचाएंगे या नहीं? हेत सिंह गंभीरता से बोले, मैं तुम्हारी किसी बात का उत्तर नहीं देना चाहता, मेरे सामने से चले जाओ। हेत सिंह अब ना सह सके।
जेब से रिवॉल्वर निकालकर लगातार 3 फायर किए, किंतु तीनों निशाने ठीक ना पड़े। ठाकुर साहब जरा ही इधर उधर हो जाने से साहब बच गए। हेत सिंह उसी समय पकड़ गया। हत्या करने की चेष्टा के अपराध में उसे 5 साल की सख्त सजा हो गई। इसके कुछ ही दिन बाद मैनपुरी षड्यंत्र केस में उसके ऊपर दूसरा मामला भी चलाया गया, जिससे उसे 7 साल की सजा और हो गई। ठाकुर साहब का बाल भी बांका ना हो सका। यद्यप ठाकुर साहब के घर उनके कोई भी रिश्तेदार ना आते थे, किंतु फिर भी ठाकुर साहब कभी कभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ हो आया करते थे। ठाकुर साहब की बुआ की लड़की चंपा का विवाह था। एक मामूली छपा हुआ निमंत्रण पत्र पाकर ही वे विवाह में जाने को तैयार हो गए। चंपा ने जब सुना कि ठाकुर साहब आए हैं तो उसने उन्हें अंदर बुलवा भेजा। चंपा को हेत सिंह के जेल जाने से बड़ा कष्ट हो ही रहा था। वह इस विषय में ठाकुर साहब से कुछ पूछना चाहती थी। चंपा के निडर स्वभाव और उसकी अस्पष्टवादिता से ठाकुर साहब अच्छी तरह परिचित थे। पहले तो वे चंपा के सामने जाने में कुछ झिझके, फिर आखिर में उन्हें जाना ही पड़ा। न जाने क्यों वे चंपा का लिहाज भी करते थे। साधारण कुशल प्रश्न के पश्चात चंपा ने उनसे हेत सिंह के विषय में पूछा। ठाकुर साहब ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, क्या करें, भूल तो हो ही गई है। दादा, अब आप इन आदतों को छोड़ दें तो ही अच्छा है। कुछ अनभिज्ञता प्रकट करते हुए ठाकुर साहब बोले, कौन सी आदतें बेटी? चंपा ने मार्मिक दृष्टि से उनकी ओर देखा और चुप हो गई। ठाकुर साहब कुछ जेब से गए और बोले, बेटी, मैं कुछ नहीं करता। तुझे विश्वास ना हो तो चलकर एक बार अपनी आंखों से देख ले। वैसे तो लोग न जाने कितनी झूठी खबरें उड़ाया करेंगे, पर तुझे तो विश्वास ना करना चाहिए। चंपा का विवाह हो गया। चंपा ससुराल गई और ठाकुर साहब आए अपने घर। घर आने पर भी चंपा की वह मार्मिक चोट उनके हृदय पर रह रहकर आघात करती ही रही। बहुत बार उन्होंने सोचा कि मैं इन आदतों को क्यों ना छोड़ दूं। जीवन में न जाने कितने पाप किए हैं, अब उनका प्रायश्चित भी तो करना ही चाहिए। अब नरेन, उनका लड़का, भी समझदार हो गया है। उसके सिर पर घर द्वार छोड़कर क्यों ना कुछ दिन तक पवित्र काशी में जाकर गंगा किनारे भगवत भजन करूं। आधी उम्र तो जा ही चुकी है, क्या जीवन भर यही करता रहूंगा? मेरे इन आचरणों का प्रभाव नरेन पर भी तो पड़ सकता है। किंतु पानी के बुलबुलों के समान यह विचार उनके दिमाग में क्षण भर के लिए आते और चले जाते। उनका कार्यक्रम ज्यों का त्यों जारी था। विवाह के कुछ दिन बाद चंपा के पति नवल किशोर के मित्र संतोष ने नवल किशोर को चंपा समेत अपने घर आने का निमंत्रण दिया और ये लोग संतोष कुमार को बिना किसी प्रकार की सूचना दिए ही उसके घर के लिए रवाना हो गए। सूचना न देकर ये लोग अचानक पहुंचकर संतोष कुमार और उसकी बूढ़ी माँ को आश्चर्य में डाल देना चाहते थे। चंपा और नवल किशोर अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए। रास्ता बड़े आराम से कटा। गर्मी तो नाम मात्र की भी न थी। रिमझिम बरसात हो रही थी। पानी बड़ा सुहावना लग रहा था। जब ये लोग अलीगढ़ स्टेशन पर उतरे उस समय कुछ अंधेरा हो चला था। गांव स्टेशन से 5-6 मील दूर था, इसलिए नवल ने सोचा कि स्टेशन पर ही भोजन करके तब गांव के लिए रवाना होंगे। चंपा को सामान के पास बिठाकर नवल भोजन की तलाश में निकला। हलवाई की दुकान पर सब चीजें तो ठीक थी, पर पूड़ियां जरा ठंडी थी। वो ताजा पूड़ियां बनवाने के लिए वहीं ठहर गया। इधर सामान के पास अकेली बैठी बैठी चंपा का जी उबने लगा। वो एक पुस्तक निकाल कर पढ़ने लगी। थोड़ी देर के बाद ही एक आदमी ने आकर उससे कहा कि बाबूजी होटल में बैठे हैं, आपको बुला रहे हैं। चंपा बोली, पर वे तो खाना यहीं लाने वाले थे ना। होटल यहाँ से करीब ही है, वे कहते हैं कि आप वहीं चल के भोजन कर लें। कच्चा खाना यहाँ लाने में सुविधा ना पड़ेगा। उठते उठते चंपा ने कहा, सामान के पास कौन रहेगा? सामान तो कुली देखता रहेगा, आप फिक्र ना करें, 10 मिनट में तो आप वापिस आ जाएंगी। क्षण भर तक चंपा ने न जाने क्या सोचा, फिर उस आदमी के साथ चल दिया। स्टेशन के बाहर पहुंचते ही उस आदमी ने पास के एक मकान की तरफ इशारा करके कहा, वो सामने होटल है,
बाबूजी वहीं बैठे हैं। चंपा ने जल्दी जल्दी पैर बढ़ाए। पास ही एक मोटर खड़ी थी। उस आदमी ने पीछे से चंपा को उठाकर मोटर में डाल दिया। मोटर 9 तो 11 हो गई। चंपा का चीखना चिल्लाना कुछ भी काम न आया। आधे घंटे के बाद जब नवल खाना लेकर लौटा तो चंपा का कहीं पता न था। इधर उधर बहुत खोज की, गाड़ी के एक एक डिब्बे ढूंढ डाले, पर जब चंपा कहीं न मिली तो लाचार होकर पुलिस में इत्तला देनी पड़ी। परदेश में वह कर भी क्या सकता था, किंतु वहां की पुलिस भी ठाकुर साहब द्वारा कुछ चांदी के सिक्कों के बल पर सब कुछ जानती हुई अनजान बनी रहती थी। फिर भला एक परदेसी की क्या सुनवाई होती। जब नवल किसी भी प्रकार चंपा का पता न लगा सका तो फिर वह संतोष कुमार के गांव भी न जा सका। वहीं धर्मशाला में ठहरकर चंपा की खोज करने लगा। मोटर पर चंपा बेहोश हो गई थी। होश आने पर उसने अपने आप को एक बड़े भारी मकान में कैद पाया। मकान की सजावट देखकर किसी बहुत बड़े आदमी का घर मालूम होता था। कमरे के चारों तरफ 4 बड़े बड़े शीशे लगे थे। दरवाजों और खिड़कियों पर सुंदर रेशमी पर्दे लटक रहे थे। दीवालों पर बहुत सी अश्लील और साथ ही सुंदर तस्वीरें लगी हुई थी। एक तरफ एक बढ़िया ड्रेसिंग टेबल रखा था जिस पर श्रृंगार का सब सामान सजाया हुआ था। बड़ी बड़ी अलमारियों में कीमती रेशमी कपड़े चुने हुए रखे थे। जमीन पर दरी थी। दरी पर एक बहुत बढ़िया कालीन बिछी हुई थी। कालीन पर 2-3 मसनद करीने से रखे थे। आसपास 4-6 आराम की कुर्सियां पड़ी हुई थी। चंपा मसनद पर गिर पड़ी और खूब रोई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक बुढ़िया खाने की सामग्री लिए हुए अंदर आई। भोजन रखते हुए वह बोली, ये खाना है, खा लो। अब रो पीट कर क्या करोगी, ये तो यहाँ का रोज का ही कारोबार है। चंपा ने भोजन को हाथ भी न लगाया। वह रोती ही रही और रोते रोते कब उसे नींद आ गई वो नहीं जानती। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब दिन चढ़ आया था। वहां पर एक स्त्री पहले से ही उसकी कंघी चोटी करने के लिए उपस्थित थी। उसने चंपा के सिर में कंघी करनी चाहिए, किंतु एक झटके में चंपा ने उसे दूर कर दिया। वह स्त्री बड़बड़ाती हुई चली गई। इस प्रकार भूखी प्यासी चंपा ने 1 दिन और 2 रातें बिता दी। तीसरे दिन सवेरे उठकर चंपा शून्य दृष्टि से खिड़की से बाहर सड़क की ओर देख रही थी। किसी के पैरों की आहट सुनकर ज्यों ही उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा, वो सहसा चिल्ला उठी, दादा! ठाकुर खेत सिंह के मुंह से निकल गया, बेटी तुम! उस दिन से फिर उस गांव की किसी स्त्री पर कोई कुदृष्टि न डाल सका। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी विश्वास। एक छोटे से गांव में एक रिक्शा वाला रहता था। उसका नाम मोहन और उसकी पत्नी का नाम राधा था। मोहन बहुत ही दयालु और मन का सच्चा इंसान था। उसकी भगवान में श्रद्धा भी अटूट थी। कैसी भी परिस्थिति उसका भगवान पर से भरोसा नहीं डगमगाता था। वो रोज ऑटो रिक्शा चलाकर लोगों को उनके घर लेकर जाता था। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी से उसका बर्ताव अच्छा था। अच्छे स्वभाव की वजह से सैकड़ों लोग उसे पहचानने लगे थे। आधी रात भी अगर किसी को आवश्यक काम के लिए बाहर जाना पड़े तो वह नेक इंसान तैयार हो जाता था। रात के समय भी औरतें भरोसे के कारण इस रिक्शा चालक की रिक्शा में न डरते हुए जाती थी। वो दयालु मन का इंसान था। सभी गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। उसे 3 लड़कियां थीं, सुमन, कुमुदा और रेखा। वे तीनों पढ़ाई कर रही थी। बड़ी लड़की की पढ़ाई पहले से ही पूरी हो चुकी थी। मोहन ने अपनी बड़ी बेटी सुमन की 12वीं तक पढ़ाई करवाई थी। बाकी की 2 लड़कियां पढ़ाई कर रही थी। उम्र होते ही उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी करने का निश्चय किया। भगवान का दिया हुआ उसके पास जो भी था वो उसके लिए काफी था। रिक्शा चालक ने अपनी बड़ी बेटी की शादी एक अच्छी जॉइंट फैमिली में तय की। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख निश्चित की थी। रिक्शा चालक ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने अपनी बेटी को गहने, कपड़े और शादी का सब सामान खरीद दिया। वो अपनी बेटी की शादी का दिन देखने के लिए आतुर था।
एक दिन वह भगवान के मंदिर में पूजा करने गया। मंदिर में पूजा करते हुए वह बोलने लगा, हे भगवान, मेरी बेटी की शादी जल्द होने वाली है। मेरी बेटी की शादी का सामान खरीदते समय मुझे कभी भी कोई कमी नहीं हुई। आपके दयालुपन से सब ठीक चल रहा है। सब सामान भी आ गया है, खाद्य पदार्थ भी पहुंच गए हैं। उसने इन सभी के लिए भगवान का उपकार माना और उन्हें धन्यवाद दिया। शादी को 2 दिन बचे थे। वो अपनी बेटी के पास गया और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा नहीं है, पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ गहने लिए हैं। एक अच्छे परिवार में तुम्हारा हाथ सौंप रहा हूँ। लड़का अच्छा काम करता है, वहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लड़की या दूसरों की संपत्ति होती है, उन्हें एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। कभी निराश मत होना बेटी। आज मैं तुम्हें यह पाठ सिखा रहा हूँ। बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करना, अपने सास ससुर को अपने माता पिता समान समझना। मैंने तुम्हें 12वीं तक पढ़ाया है और सिलाई भी सिखाई है। ससुराल वाले तुम्हें कोई भी काम करने को कहें तो वह काम तुम जरूर करना। हमारी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। लड़की अपने अच्छे गुणों से ससुराल वालों को अपना बनाती है। तुम्हारे सास और ससुर तुम्हें ताना मार रहे होंगे तो समझ लेना कि तुम्हारे खुद के माता पिता तुम्हें बोल रहे हैं। ये सब बातें वह रिक्शा चालक अपनी बेटी को समझा रहा था। समझाते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। घर में शादी का वातावरण था। घर में रिश्तेदारों की धूम थी। शादी को 3 दिन बाकी थे। रात में अचानक रिक्शा चालक के घर भीषण आग लग गई। रात को उसकी छोटी बेटी रेखा पानी पीने के लिए उठी। उसने देखा कि आजू बाजू में सिर्फ धुआं ही धुआं है और उसने अपने माता पिता को जगाया। जागते ही सब आग लगी ऐसा चिल्लाने लगे, कोई तो हमें बचाओ। बड़ी मुश्किल से रिक्शा चालक ने पीछे की बालकनी में जाकर खंबे के सहारे से बालकनी से बाहर जाने का प्रयास किया। घर के सभी सदस्य को जैसे तैसे उसने बचा लिया, लेकिन आग में घर का सब सामान जलकर खाक हो गया। आग में शादी का सब सामान जलकर राख हो गया था। जहां थोड़ी देर पहले खुशियां थीं, वहां का दृश्य अभी देखा नहीं जा रहा था। जिसने देखा उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। सब सोचने लगे, बेचारा अब क्या करेगा। सुमन उसके पिता की तरफ दौड़ते हुए गई और बोली, पापा निराश मत हो। पापा थोड़ी भी चिंता मत करो, ये सब मेरे नसीब में लिखा था। बुरे वक्त में हम हार नहीं मानेंगे। मैं आपका लड़का नहीं हूँ तो क्या हुआ, आपने हमें लड़कों के जैसे पालन पोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुमुद और रेखा ये दोनों भी उठाई थी। वो दोनों भी अपने पिता के पास जाकर खड़ी हो गई। पापा, हम सब आपकी शक्ति हैं। हम तीनों ही आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं। आज से हम भी आपके साथ काम करेंगे। सुमन बोली, अगर वो लड़का सच्चा इंसान होगा तो ये सब देखकर भी वह शादी के लिए तैयार होगा। जो भी होगा वो मैं आनंद से स्वीकार कर लूंगी, चिंता मत कीजिए। तीनों बेटियों ने मिलकर अपने पापा को समझाया। आसपास के सब लोग इकट्ठा हुए। साथ में सब बोल रहे थे कि ससुराल वालों को क्या जवाब दोगे। जो आया वो शोक व्यक्त करके चलता बना। मोहन के घर के पास लोगों की भीड़ जमा हुई थी। सभी बोलने लगे कि आपने अच्छा काम करके पैसे कमाए थे। मोहन बोला, कदाचित भगवान की यही इच्छा होगी। तभी उसकी पत्नी राधा आई और बोली कि आप बस भगवान का नाम स्मरण करते रहो। आपके भगवान ने आपको बदले में यह सब दिया है। अब इस घर में कभी भी भगवान का नाम नहीं लेना। तभी मोहन उससे बोला, तुम नसीब वाली हो जो इतनी बड़ी आग में से तुम जिंदा वापस आई। ये नियत का खेल है, भगवान को क्यों दोष देती हो। किसी आदमी ने प्रेस में ये खबर दे दी। दूसरे दिन समाचार पत्र में खबर आई
कि ऑटो रिक्शा चालक मोहन के घर में आग में जलकर सब कुछ खाक हो गया। उसकी बेटी की शादी को कुछ ही दिन बचे थे। गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा? जिसने भी यह खबर सुनी उसने मदद की। उस भले मोहन को पहचानने वाले सब आए और पता नहीं अपने साथ क्या लाए। उसका घर तोहफों से भर गया था। किसी ने गहने, किसी ने कपड़े, किसी ने राशन तो किसी ने पैसे दिए। सब सुनने के बाद सभी रिश्तेदारों ने मदद की। शाम तक उसके घर में कितने रुपए जमा हुए थे पता नहीं। तीनों लड़कियों ने सब पैसे पापा के पास दे दिए। तब सभी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जहां सब ध्वस्त हो गया था वहां उसने तीनों लड़कियों के साथ बैठे बैठे इतने पैसे जमा कर लिए कि आसानी से शादी हो सकती थी। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसने अपनी बेटी की शादी मंदिर में बड़े धूमधाम से की। लोग आपस में बोल रहे थे कि सच्चे मन के इंसान की भगवान मदद करते हैं। आज भगवान के इस चमत्कार पर सभी की श्रद्धा थी। भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। मोहन की पत्नी बोली, मुझे माफ कर दो। गुस्से में भगवान को क्या कुछ नहीं बोल दिया। तीनों लड़कियां हंसते हंसते माँ की तरफ देख रही थी। कुछ समय पहले जहां सब रो रहे थे वहां सबके चेहरे पर अब खुशी दिखी। भगवान सच्चे मनुष्य की सबसे कठिन परीक्षा लेने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। मोहन और उसकी बेटियों ने संकट के समय एक दूसरे का साथ दिया, अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी विश्वास।